स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम क्लास 12th के जो 2023 का प्रश्न पत्र है उसका हम अध्ययन करेंगे और 1 से 70 तक इस होम साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और हम लोग पूरे परीक्षा से एक महीना पहले ही हमारा लक्ष्य है कि 4-4 सेट जो है हम तीनों सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे और उससे बाहर एक भी प्रश्न हमारा ना ऑब्जेक्टिव में आएगा, ना आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा। यानी किसी में इस 4 सेट से बाहर, तो तीनों मिलाकर हम लोग 12 सेट जो है इसमें पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम जब करीब आएगा तो हम मैराथन वीडियो टाइप का बनाएंगे जिसमें एक जगह हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव होगा चारों का और वो एग्ज़ाम के समय तक चलता रहेगा, उससे आपका रिफ्रेश हो जाएगा लास्ट में। तो इसको आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाते रहेंगे और बार बार इसको रिपीट करके आप जो है वीडियो को देखते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आज हम 70 प्रश्न जो था इसमें ऑब्जेक्टिव इसको हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपका 70 तक समाप्त हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी को पढ़ेंगे। अब ये सेक्शन बी में यदि देखा जाए तो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, इसको समझ लीजिए पहले कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें सेक्शन 20 बी में 20 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं और उनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। कोई भी 10 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। 2 मार्क्स इसके लिए आपको निर्धारित है। तो बिल्कुल आपका 70 नंबर का ये आपका ये होम साइंस है। ये 35 क्वेश्चन आप उसमें, तो 35 नंबर का उधर हो गया और 20 नंबर इधर हो गया, 55 नंबर। और उसके बाद आप देखिएगा तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि आपका ये 21 से 26 तक आपको 5 अंक का प्रश्न है और इसमें आपको 100 शब्द में इसका आंसर देना है, 80 से 100 शब्द में। और ये 5 क्वेश्चन में 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और 5 या 15 अंक इधर हो गया तो 55 यानी 30। देखिए अंकों का विभाजन इसमें किस तरह से, इसको समझ लीजिए। जिसमें 1 से लेकर 70 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक से 70 तक ऑब्जेक्टिव है और इसमें से 35 का आंसर देना है। तो 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव में इससे पक्का हो जाएगा। और 1 से लेकर के 20 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें 1 से 20 तक है, इसमें 10 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक 2 अंक का है, तो 20 अंक मार्क्स का ये हो गया आपका लघु उत्तरीय। तो 35 और 20 को जोड़ेंगे तो 55 मार्क्स, इसमें आपको 5 या 15 मार्क्स। तो 15 यानी 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 मार्क्स का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया और 15 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग हो गया। तो टोटल 70 नंबर का आपका ये आपका होम साइंस का थ्योरी पेपर होगा और 30 मार्क्स जो है आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो यदि हम इसको ठीक से समझ लें तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इसमें 90% नंबर, 100 में नंबर 90 अंक तक हम इसमें ला सकते हैं और 90 प्लस भी अंक इसमें हम ला सकते हैं यदि हम बेहतर इसकी तैयारी कर ले तो। और इस स्थिति में हमारा रिजल्ट बिहार लेवल पर, हमारे जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बिहार लेवल पर एक अच्छा सा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये जो डिवाइड किया गया तीनों सेक्शन का, सेक्शन ए में 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव है और सेक्शन बी में आपको 1 से 20 तक है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 10 का आंसर देना, और 1 से जो 70 तक रहेगा उसमें आपको 35 का जवाब देना है।
और लॉन्ग जो पाँच क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 3 का जवाब देना है। तो 70 नंबर इसमें आपको पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाती है। और उसके बाद प्रैक्टिकल में भी आपको स्कूल बेस्ड होता है या कहीं सेंटर भी बनाता है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम चार सेट को कंप्लीट कर लें तो आप यकीन मानिए कि हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट स्टेट लेवल पर हो, तो वो हो जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है और इसका बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ सेक्शन बी आज शुरू करते हैं। सेक्शन बी में देखिए ये 20 नंबर तक क्वेश्चन है सेक्शन बी, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग हमारा। तो सेक्शन बी में 1 से 20 तक में आप देखिए कि इसमें क्या दिया है। सिर्फ हमें टिप्पणी लिखना है। इसमें 20 टॉपिक दिया है। इस 20 टॉपिक पर हमें क्या करना है कि एक टिप्पणी लिखना। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये मानव निर्मित तंतु, तंतु का मतलब होता है रेशा, रेशा जिस रेशा से कपड़े बनाए जाते हैं, तो वैसे रेशे के बारे में हमें टिप्पणी लिखना है जिसको मानव ने बनाया है। यानी यह प्राकृतिक रेशा हम इसको नहीं कह सकते हैं, ये आपको कृत्रिम तंतु भी इसको कह सकते हैं और मानव निर्मित तंतु भी कह सकते हैं। कृत्रिम तंतु भी अगर पूछ दे कि कृत्रिम, इसके जगह अगर मानव निर्मित के जगह अगर आपको कृत्रिम कर देता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल फाइबर की बात हो रही है या मैन मेड फाइबर इसको हम बोलेंगे। तो ये ऐसे, ये जो है मानव निर्मित तंतु हम किसको कहेंगे? इसका आप इस पर टिप्पणी लिख लीजिए। इसका जो आंसर होगा, आंसर 1, वैसे रेशे, रेशा या तंतु जो होता है दोनों एक ही चीज़ होता है, और इसी तंतु या रेशा को हम अंग्रेजी में फाइबर बोलते हैं। तो वैसे रेशे जो प्रयोगशालाओं में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके, वैसे रेशे जो प्रयोगशालाओं में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। यदि हम इतना ही लिख देंगे, देखिए ये ऐसा रेशा होता है, ये मानव निर्मित तंतु जिसको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, और बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल, रसायन का प्रयोग करके, और तब हम इस रेशा को तैयार करते हैं। और ये जो है प्राकृतिक सामग्री से इसको पुनर्जीवित किया जाता है, और इसमें 2 तरह के रेशे आते हैं। तो इतना भी आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगर और थोड़ा सा बढ़ा दे तो हमारा लॉन्ग आंसर में भी अगर इसको अटैच करता है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे कि इसमें 2 प्रकार के रेशे आते हैं मुख्य रूप से, सिंथेटिक रेशे, और एक सिंथेटिक होता है जिसमें नाइलॉन है, पॉलिएस्टर है, ऐसी ये सब आ सकता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल सिर्फ लिख दीजिए, जैसे नाइलॉन, उसके बाद पॉलिएस्टर, इसी को पॉलिएस्टर लोग बोलता है देहात में, गांव में पॉलिएस्टर को ही लोग पॉलिएस्टर बोलता है। और उसके बाद इसमें और भी आ जाएगा, जैसे रेयॉन भी आ जाएगा। रेयॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। तो ये जो आपको इत्यादि, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो तंतु है, ये जो रेशा है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक रेशे होते हैं जो कि आपको प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है, जैसे आपको कपास हो गया, तो कपास क्या हो गया? कॉटन।
ये प्राकृतिक रेशा है। और उसके बाद रुई हो गया। रुई भी हम कई प्रकार से, जैसे कपास से भी रुई निकलता है, और आपको सेमल, जिसको सिम्बर बोलते हैं देहात में, तो उससे भी जो रुई निकलता है उससे भी हम तंतु बनाते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से आपको सेमल का तंतु मिलता है या फिर कपास का तंतु मिलता है, तो वो सब नेचुरल फाइबर है। लेकिन ये जो फाइबर है आपका नायलॉन है या फिर पॉलीएस्टर है या रेयॉन है, ये आपको प्राकृतिक रेशा नहीं है। इसको हम प्रयोगशालाओं में या फैक्ट्रियों में क्या करते हैं कि तरह तरह के केमिकल्स मिला करके, रसायनों का प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो सिंपली इसको समझ लीजिए कि वैसे रेशे जो प्रयोगशालाओं में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलीएस्टर, रेयॉन इत्यादि। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा है चिकनाई के धब्बे। देखिए ये कीड़ा के चलने से ये लाइनिंग आ जाता है इसमें। दूसरा है हमारा, दूसरा जो इस पर टिप्पणी लिखना है संक्षेप में, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो इसमें हमारा दूसरा है चिकनाई के धब्बे। तो हम यहाँ एक चीज़ और है कि आप जब अपना आंसर लिखिएगा तो डायरेक्ट मेरे तरह आप आंसर नहीं लिख दीजिएगा। आप जैसे यहाँ आंसर एक लिखे तो ऊपर हम टिप्पणी किस पर लिख रहे हैं, मानव निर्मित तंतु पर लिख रहे हैं। तो आप ऊपर इस तरह से अच्छा तरह से आप हेडिंग दे दीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि आप मानव निर्मित तंतु के बारे में लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। और डायरेक्ट लिख देने से थोड़ा सा एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाले को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है, तो आपको एक बेहतर मार्क्स नहीं देता है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि हम हेडिंग जरूर लिख देंगे जिस हेडिंग का हम व्याख्या कर रहे हैं। तो आंसर 2 में फिर यहाँ हम ऊपर हेडिंग लिख देंगे। अच्छा तरह से हेडिंग आप लोग लिखिएगा अक्षर बना करके शुद्धता के साथ, चिकनाई के धब्बे। आंसर लिखने का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप शुद्ध अगर नहीं लिखिएगा तो अशुद्धि के आधार पर ही आपका बहुत सारा मार्क्स जो है काट लेगा। तो देखिए ये तेल, ग्रीस या वसा। अब मान लीजिए कि आपके कपड़ों पर अगर तेल का धब्बा लग जाए तो वो तेल का धब्बा चिकना होता है, स्लिपरी होता है। या फिर ग्रीस जो होता है, जिसको हम साइकिल में या फिर मोटरसाइकिल में हम उसको बेरिंग वगैरह जो होता है वहाँ पर हम उस ग्रीस को यूज करते हैं। तो ग्रीस का धब्बा भी आपको चिकनाई का धब्बा होता है। और कोई फैटी चीज़ है जैसे वसा, घी लग गया या फिर डालडा वगैरह लग गया, तो कोई भी आपको जो वसा का धब्बा होता है, ये सभी चिकनाई के धब्बे होते हैं। तो अब कह सकते हैं कि इसमें हम लिख देते हैं कि तेल, उसके बाद ग्रीस या वसा इत्यादि के धब्बे चिकनाई के धब्बे कहलाते हैं। के धब्बे चिकनाई के धब्बे कहलाते हैं। और ये धब्बे यदि हमारे कपड़ों पर लग जाए तो फिर इस तेल, ग्रीस या वसा इत्यादि के जो धब्बे हैं उसको हम इतनी आसानी से, चूँकि इतने चिकने होते हैं कि जब ये हमारे कपड़े पर या हमारे शरीर के किसी पार्ट्स पर लग जाते हैं तो इतनी आसानी से हम इसको क्या करते हैं कि हटा नहीं पाते हैं, ये इतने चिकने धब्बे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिलायक या टैल्कम पाउडर या चोकर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के धब्बों को मिटाने या हटाने के लिए टैल्कम पाउडर, ये पाउडर आपको दुकान में मिल जाता है, टैल्कम पाउडर, या फिर आपको हो गया चोकर,
या चोकर के साथ साथ और भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं नमक। नमक आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका भी कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए कि चिकनाई के धब्बे क्या होते हैं। हमको चिकनाई के धब्बे पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, एक शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो तेल, ग्रीस या वसा या और भी कई चिकने पदार्थ हो सकते हैं। हमने 3 ही उदाहरण के रूप में लिया है। तेल, ग्रीस या वसा इत्यादि के धब्बे चिकनाई के धब्बे कहलाते हैं। इस प्रकार के धब्बों को मिटाने के लिए टैल्कम पाउडर, ये टैल्कम पाउडर आपको एक सोडा है और ये केमिकल ढंग इसको रासायनिक विधियों से, हालांकि सभी पाउडर तो रासायनिक विधियों से ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसको किसी खास रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है टैल्कम पाउडर को। तो इससे ये तेल, ग्रीस या जो फैट्स होते हैं कपड़े पर जो लग जाते हैं, इसके जो धब्बे होते हैं ये आपको हट जाते हैं। उसके बाद चोकर हम वहाँ पर डाल सकते हैं। चोकर डाल करके कुछ देर तक छोड़ देंगे तो चोकर क्या करेगा कि इसको अवशोषित कर लेगा, तेल, ग्रीस या वसा को अवशोषित कर लेगा। या फिर नमक हम डालेंगे तो नमक डालने से क्या होगा कि इसमें सोडियम और क्लोरीन जो आयन बनेगा ये इस धब्बे को तोड़ देगा। और उसके बाद जब हम इसको सर्फ वगैरह से इसको सफाई करेंगे तो ये धब्बे जो है आसानी से मिट जाते हैं। तो इस तरह से चिकनाई के धब्बे का भी कॉन्सेप्ट आपका हमारे समझ में आ गया होगा। और तीसरा हमें लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी किस पर, विनियोग पर। विनियोग क्या होता है तो इसका हम यहाँ पर देखते हैं आंसर 3 और यहाँ हेडिंग बिल्कुल हम ऊपर दे देंगे। ये आप बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। कोई भी प्रश्न को जब हल कीजिएगा तो उसका जो हेडिंग है जिसका आप उत्तर दे रहे हैं उसको आप ऊपर निश्चित रूप से आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। क्योंकि उसको मेंशन कर दीजिएगा तो क्या होगा कि एग्जामिनर को आपके कॉपी को चेक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो इजी वे में जो है उसको कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारा है कि तीसरा जो हमारा विनियोग है, इस विनियोग पर हम आते हैं कि ये क्या होता है। तो कोई भी आपका जो बचत है या कोई भी आपके पास धन है, जितना भी धन है उसको बुद्धिमानी से हमें लगाना है। क्यों? ताकि भविष्य में उससे और लाभ कमाया जा सके। तो उसी को हम विनियोग कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि बचत या धन, बचत या धन को, बचत जो भी आपका सेविंग्स है महीने का या फिर साल का जो बचत है या जो भी आपके पास धन है उसको बर्बाद नहीं करना है, इसको बुद्धिमानी से लगाया जाना चाहिए। बचत या धन को बुद्धिमानी से लगाना चाहिए ताकि भविष्य में उससे और अधिक धन प्राप्त किया जा सके, विनियोग कहलाता है। ये एक कला है, हम कह सकते हैं कि विनियोग एक कला है, ये एक आर्ट है। ये हर खास करके जो होम साइंस के जो भी विद्यार्थी होते हैं तो उसमें लगभग 90% से अधिक जो है वो सी स्टूडेंट्स होती है, मतलब कि गर्ल्स स्टूडेंट्स होती है। और उनको चूँकि घर परिवार संभालना होता है तो उनको चाहिए कि जो भी बचत या धन है उसको क्या करें, धन को बुद्धिमानी से लगाना चाहिए ताकि भविष्य में उससे और अधिक धन जो है प्राप्त किया जा सके। और यही जो ये बुद्धिमानी से धन को लगाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम विनियोग कहते हैं।
और इसी को संसाधन प्रबंधन भी कहा जाता है। इसी विनियोग को हम संसाधन प्रबंधन भी कह सकते हैं। संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बचत है या धन है, तो वो क्या है, आपका संसाधन है, आपका रिसोर्सेज है, आपके भविष्य के लिए ये बहुत ही आपको उपयोगी है ये धन। तो उसका हमको मैनेजमेंट सीखना होगा कि किस तरह से हम इस बचत या धन को इस तरह से हम एक्सपेंस करें, इस तरह से खर्च करें कि हमें क्या हो कि अपने परिवार की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए और उसके बाद फिर हमारा धन जो है वो और ज़्यादा विकसित भी हो। तो ये कला जो है महिलाओं में होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही घर को संभालने का कार्य करती है। तो ये विनियोग सीखना होगा उनको, यानी संसाधन प्रबंधन सीखना होगा कि उनके पास जो भी जीने के साधन है उसका हमें किस प्रकार से प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और उसके बाद हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये बार बार इस पर कीड़ा आने से देखिए ये क्या करता है कि जहाँ जहाँ चलता है स्मार्ट बोर्ड पर, और वो अपना वो लाइनिंग बना देता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है ये प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। प्राथमिक रंग हम किसे कहते हैं, तो इसको हम आंसर 4 लिख लेते हैं। और चूँकि प्राथमिक रंग पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो प्राथमिक रंग हम अपने हेडिंग में निश्चित रूप से दे देंगे। और इस तरह से आप 2 लाइनिंग खींच दीजिएगा थोड़ा सा ढंग से, ताकि लगे कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आखिर ये विद्यार्थी जो है ये क्या जो है लिखने जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपको इसी को आधारभूत रंग भी कहा जाता है। ये जो प्राथमिक रंग है इसी को आधारभूत रंग भी कहा जाता है। अगर पूछ दे कि आधारभूत रंग पर टिप्पणी लिखिए इसके जगह, तो आप समझिएगा कि जो प्राथमिक रंग का जो टिप्पणी होगा वही आंसर आपको आधारभूत रंग का भी होगा। तो आधारभूत रंग यानी कहने का मतलब है कि ये आपका लाल, पीला और नीला, लाल, पीले और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। याद रखिएगा, शॉर्ट में अगर इसका फॉर्मूला हमको अगर बना लेना होगा तो हम शॉर्ट में हमें यहाँ अपने याद रखने के लिए R फॉर रेड होता है, और येलो मीन्स पीला होता है, और ब्लू मीन्स नीला होता है। तो इसको हम RYB या RBY भी हम शॉर्ट में, RBI होता है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ RBY याद रखिएगा। रेड, ब्लू एंड येलो, यानी लाल, पीले और नीले रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि इस रंग को किसी दूसरे रंग को मिला करके नहीं बनाया जा सकता है। बाकी जितने भी रंग हैं इसी तीनों रंगों को मिला करके और तब बनाया जाता है। तो इसको मिला करके जो दूसरा जो रंग बनाया जाता है उसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो चूँकि हमको टिप्पणी लिखना था प्राथमिक रंग पर, हो सकता है कि बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको पूछ दे या अथवा हम कर देते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग अगर लिख दे, तब आप क्या करेंगे? तब आप फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये प्राथमिक रंग हम पढ़ के आए थे और ये टिप्पणी लिखने के लिए इस बार पूछ दिया कि द्वितीयक रंग पर टिप्पणी लिखिए। तो जो रंग प्राथमिक रंगों से बनाए जाते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। यानी
जो रंग प्राथमिक रंगों से बनाए जाते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं, सेकेंडरी कलर कहते हैं। जैसे आप पूछ देगा तो आप प्राथमिक रंग का तो आप उदाहरण दे दिए, RBY, रेड ब्लू एंड येलो, लाल नीला और पीला, RBY, ये प्राथमिक रंग का आप एग्जाम्पल तो दे दिए, लेकिन द्वितीयक रंग का अगर उदाहरण पूछ दे तब आप क्या करेंगे? तो लाल और पीला को मिलाने पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाल प्लस पीला को अगर मिला दिया जाए तो लाल और पीला को मिलाने के बाद हमें नारंगी रंग तैयार होता है, ऑरेंज कलर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लाल कलर और पीला कलर, आप घर में भी आपको इस दो कलर का अगर आपका रंग है तो आप इसको मिला करके और उसको आप घोल करके पानी में आप उसको चेक करके देखिए कि आपको ऑरेंज कलर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो नारंगी रंग जो है ये द्वितीयक रंग है, ये लाल और पीला क्या है? प्राथमिक रंग है। तो द्वितीयक रंग जो भी होता है वह प्राथमिक रंगों से ही बनते हैं। और उसके बाद फिर आपका पीला और नीला को मिला दे, अगर पीला और नीला को अगर मिला दीजिए तो आपको हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। आपको चेक करना है, आप घर पर भी कर सकते हैं। पीला कलर आप मार्केट से खरीद के ले आइए, या नीला कलर भी आप ले आइए, ब्लू, ये नीला, इसको ठीक से लिख लीजिए यहाँ, नीला कलर आप ले आइए, पीला और नीला, और उसको जब मिलाइएगा तो आपको हरा रंग प्राप्त हो जाएगा। तो पीला और नीला रंग क्या है? पीला और नीला ये प्राथमिक रंग है, और हरा क्या हो गया? ये सेकेंडरी कलर हो गया, ये द्वितीयक रंग हो गया। ये भी प्राथमिक रंग से बनता है। और नीला और लाल को अगर मिला दिया जाए, अब बच गया ये लाल और नीला और लाल को अगर मिला दिया जाए तब हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? तो नीला और लाल को मिला दिया जाए तो बैगनी रंग हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें बैगनी रंग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हुआ? द्वितीयक रंग का उदाहरण हुआ। ये द्वितीयक रंग हो गया तीनों। ये द्वितीयक यहाँ लिखा हुआ है, द्वितीयक ये इस तरह से लिखा हुआ है, द्वितीयक जैसे यहाँ लिखा हुआ, वही चीज़ उधर आपको नहीं दिखे तो आप द्वितीयक आप यहाँ से समझ लेंगे। तो इस तरह से प्राथमिक पर हमें लिखना था, लेकिन प्राथमिक के साथ हमने सेकेंडरी कलर द्वितीयक रंग को भी हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरह से 1 से 4 तक हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 5वें पर। 5 नंबर देखिए आप। 5 नंबर में हमें पीयूष ग्रंथि पर संक्षिप्त नोट लिखना है। संक्षिप्त नोट लिखना है तो हम आंसर 5 को देखेंगे, और चूँकि जिस पर लिखना है उसको हेडिंग दे देंगे ऊपर। ये हेडिंग देना आप मत नहीं भूलिएगा। हेडिंग दे देने से क्या होगा कि आपका जो 2 नंबर है इसकी गारंटी हो जाती है। नहीं तो क्या करेगा कि 1.5 नंबर दे देगा टीचर, 1 नंबर दे देगा, तो फिर होगा कि हम सही जवाब लिखे थे और देखिए टीचर हमको। तो थोड़ा सा ये कलाकारी आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने का जो है वो सीखना पड़ेगा। तो पीयूष ग्रंथि जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह, इस पर हम क्या लिखेंगे टिप्पणी? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क यानी ब्रेन के नीचे स्थित होता है। देखिए इससे हार्मोन्स का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से
आपको हार्मोन्स का स्राव होता है और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। तो ये पूरा जो हमारा ये सिर देख रहे हैं, तो सिर के पीछे वाला भाग में हमारा ब्रेन होता है, और पीछे वाला भाग में जो ब्रेन होता है उसके नीचे आप गर्दन की तरफ आइए, तो नीचे वाला भाग में जो है आपको पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है, यह स्थित होता है। और उसके बाद क्या होता है कि यह इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर है सभी ग्रंथियों का ये मास्टर है, सबको कंट्रोल करता है, तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। और चीज़ इसमें हम जोड़ देते हैं कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जितना भी हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स है जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है, तो उन सभी ग्लैंड्स को, उन सभी ग्रंथियों को ये पीयूष ग्रंथि जो है कंट्रोल करता है, जो हमारे मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। और यह जो ग्रंथि है ये वृद्धि, प्रजनन और चयापचय को नियंत्रित करती है। यह है वृद्धि, उसके बाद प्रजनन और चयापचय को नियंत्रित करती है। इतना सारा यदि हम इसके नोट्स में लिख दें, इतना वर्ड्स, तो समझिए कि कोई चीज़ इसके कॉन्सेप्ट में बचेगा ही नहीं। देखिए ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और यह हमारे वृद्धि को कंट्रोल में रखता है, यानी हमारे शरीर के किस अंग की कितनी वृद्धि होनी चाहिए इस बात को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रजनन को नियंत्रित करता है। और चयापचय, जो हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी निर्माणकारी और विनाशकारी जो प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को संयुक्त रूप से चयापचय कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेज है उसको भी कंट्रोल करती है। इतना सारा कार्य हमारा पीयूष ग्रंथि का। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर हमें क्या करना है कि संक्षिप्त नोट लिखना। प्रजनन अंग, तो प्रजनन अंग में अगर आप देखिए तो प्रजनन अंग में आपको पुरुष प्रजनन अंग होते हैं और स्त्री प्रजनन अंग होते हैं। चूँकि नर और मादा दोनों होते हैं, तो पुरुष प्रजनन अंग में अगर हम लिख लें पुरुष प्रजनन अंग, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर हम लिख लें तो इसमें आ जाएगा विरसन, उसके बाद अधिविरसन, इसको आप याद रखिएगा, विरसन, अधिविरसन, विरसन, अधिविरसन। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न। शुक्रवाहिनी, ये एक वेसल होता है, एक नली होता है शुक्रवाहिनी। और उसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसका एक अंग होता है पुरुष प्रजनन अंग में। और अंतिम होता है शिश्न, या इसी शिश्न को हम लिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पुरुष प्रजनन अंग हो गए। और स्त्री प्रजनन अंग पर यदि हमें लिखना है तो स्त्री प्रजनन अंगों की सूची अगर देखा जाए, जो फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, तो इसमें आपको अंडाशय है, उसके बाद डिंब वाहिनी, अंडाशय, उसके बाद डिंब वाहिनी, ये स्त्री प्रजनन अंग है। डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है। गर्भाशय और योनि, गर्भाशय, यूटेरस और एक योनि, ये आप 4 अंगों को स्त्री प्रजनन अंगों में सूची के रूप में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से छठा हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं नंबर 7, खाद्य का सरना। तो खाद्य का जो सरना है, इस पर हमें संक्षिप्त नोट लिखना है, तो इसको हम तब तक मिटा देते हैं और खाद्य के सरना को क्लियर करते हैं। क्योंकि 2 लेक्चर में हमें क्या करना है कि इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को समाप्त करना है। तो हमारा 7वां देखिए, ये 7 नंबर आंसर 7 में हमारा क्या है, खाद्य का सरना। खाद्य का सरना, हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाता है, कभी कभी वो आपको सड़ जाता है बैक्टीरिया, फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीव के कारण। तो बैक्टीरिया, यहाँ हम लिखेंगे खाद्य का सरना कि बैक्टीरिया, फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया का मतलब हो गया यहाँ जीवाणु भी आप लिख सकते हैं, बैक्टीरिया। उसके बाद ले लीजिए फफूंदी, ये भी एक जीवाणु है, फफूंदी और अन्य और भी सूक्ष्म जीव ले लीजिए। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसी को अन्य सूक्ष्म जीव के रूप में हम ले लेंगे। तो बैक्टीरिया, फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीव जब भोजन को अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, करते हैं, तो यह प्रक्रिया खाद्य का सरना कहलाता है। क्योंकि खाने की चीज़ों में बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता। तो इस तरह से हम खाद्य के सरना में हम इतना लिख सकते हैं अपने संक्षिप्त नोट्स में कि जब कोई बैक्टीरिया या इसी को हम जीवाणु कहेंगे, फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीव में बहुत सारे हमारे वायरस और जीवाणु आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव जिसको हम माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिस जीवों को हम देख सकते हैं उसी को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो ये जब भोजन को अपघटित कर देते हैं, मतलब कि उसको तोड़ देते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो क्या होता है कि यह प्रक्रिया खाद्य का सरना कहलाता है। क्योंकि खाने की जो चीज़ें होती है जिसको ये सूक्ष्मजीव अपघटित करता है, तो उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता। तो इस तरह से खाद्य का जो सरना है, इस पर आप संक्षिप्त नोट्स जो है इसको आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा
अगला 8 नंबर, उसके बाद 9-10 को हम देखेंगे और उसके बाद आज का हमारा लेक्चर समाप्त होगा और बाकी जो 10 बचेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस तरह से होम साइंस का भी हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को लास्ट में तीनों को मिला करके क्लियर करेंगे। 8 नंबर एप्लिक कार्य, ये एप्लिक है, एप्लिक कार्य है। तो यहाँ हम हेडिंग दे देते हैं कि आखिर एप्लिक कार्य क्या होता है। होम साइंस में एप्लिक कार्य किसे कहा जाता है। ये ऐसा वर्ड है जो कि आपको बिल्कुल ही समझने में परेशानी होगा। तो यह एक प्रकार का हस्तशिल्प कार्य है। यह एक हस्तशिल्प कार्य है जिसका निर्माण ओडिशा में पिपली गांव पुरी जिला में होता है। यह एक प्रकार का हस्तशिल्प कार्य है जो उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा हो गया, जो ओडिशा के पुरी जिला, उड़ीसा में एक जिला है पुरी, इसी को जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। तो यह एक प्रकार का हस्तशिल्प कार्य है जो ओडिशा के पुरी जिला के पिपली एक गांव है पुरी जिला में, गांव में किया जाता है। इतना तो हम एप्लिक कार्य कहाँ किया जाता है इसकी पहचान देखें। और ये क्या, इसमें क्या होता है, इसे पिपली चंदुआ भी कहा जाता है। ये कपड़े के एक आधार परत को सिलना होता है, यानी इसके अंतर्गत कपड़े के एक आधार परत का हाथ से सिलाई किया जाता है। हाथ से सिलाई किया जाता है। तो कपड़ा का जो एक परत है, 2 परत हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक परत जो है उस पर कुछ हाथ से कारीगरी वगैरह किया जाता है और इसी कार्य को एप्लिक कार्य कहा जाता है। जैसे कपड़ा में डिजाइन वगैरह अगर आपको बनाना है तो आपको दोनों तरफ हम डिजाइन नहीं बना के, अगर एक तरफ हम क्या करते हैं कि हाथ से अगर उस पर सिलाई करते हैं और सिलाई करके डिजाइन बनाते हैं तो क्या होता है कि इसी को एप्लिक कार्य कहा जाता है, क्योंकि हाथ से किया जाता है, इसलिए एक प्रकार का हस्तशिल्प कार्य है। और ये मुख्य रूप से उड़ीसा के पुरी जिला के पिपली गांव में यह किया जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। पिपली गांव में जो एप्लिक कार्य किया जाता है कपड़ों पर, तो वो कपड़े जो है समझिए कि पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में इसका निर्यात किया जाता है और इसकी मांग है। उड़ीसा के आपको पिपली गांव में जो एप्लिक कार्य करके जो कपड़े तैयार किए जाते हैं तो उसकी मांग आपको पूरी दुनिया में है बड़े पैमाने पर, और ये हाथ से किया जाता है, बड़ा बेहतर कारीगरी है। उसके बाद हम चलते हैं नौवां हमारा जो प्रश्न है उसके तरफ। आप लोगों को यदि कहीं कोई चीज़ समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं उस क्वेश्चन को कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर रिपीट कर देंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं 9वें नंबर पर और उसके बाद 10 को क्लियर करके हम समाप्त करेंगे, एक और करेंगे और 10 जो बचेगा अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो हमारा जो आंसर 9 है, इसको हम इसमें हमें संक्षिप्त नोट लिखना है चेक के प्रकार के बारे में। चेक के प्रकार पर हमें
संक्षिप्त नोट लिखना है। तो चेक कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। तो चेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। होम साइंस वाले लोग एकदम पूरा ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से आपका हम कंप्लीट कर देंगे। तीनों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये होम साइंस, और कुछ हमारे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस के हैं तो उसमें ज़्यादा हमारे इंग्लिश मीडियम में है, तो उसके लिए भी हम अलग से 4 सेट हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देखिए आपका एक वाहक चेक होता है, एक होता है वाहक चेक, और इसी को हम अंग्रेजी में बियरर चेक भी कहते हैं। बियरर चेक में क्या होता है कि आपके यहाँ किसी व्यक्ति के नाम से आपने चेक काट दिया, उस पर पैसा चढ़ा दिया, और वो व्यक्ति गया आपके जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप किसी भी आज के समय में तो आपको क्या कहा जाता है उसको, मल्टीपल सिटी वाला चेक आ गया है, जो अगर आप चेक काट दिए तो वह उसके किसी भी ब्रांच में जा कर के कोई भी व्यक्ति उस चेक को भजा लेगा। तो ऐसे चेक को वाहक चेक कहा जाता है। और उसके बाद होता है एक आदेश चेक। दूसरा जो चेक का प्रकार है उसको बोला जाता है आदेश चेक। ये एक प्रकार का ऑर्डर चेक है। तो ये ऑर्डर चेक जो होता है, ये चेक आपको किसी संस्था के नाम से आप काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी विद्यालय के छात्र हैं, तो उस विद्यालय को अगर सरकार को पैसा भेजना है तो वो ऑर्डर चेक काट करके उस विद्यालय के नाम से देगा। उसको बियरर चेक नहीं देगा कि कोई भी आदमी जाएगा और वो जा करके भजा लेगा जिसके नाम से होगा। वो एक ऑर्डर चेक होगा और वो संस्था के नाम से ये चेक होता है। और तीसरा जो चेक का प्रकार है रेखांकित चेक। तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है रेखांकित चेक। और रेखांकित चेक को ही हम क्रॉस्ड चेक भी कहते हैं। तो ये जो क्रॉस चेक होता है ना, ये अकाउंट पे ही होता है। ये आप जिस व्यक्ति के नाम से आप चेक काट करके दीजिएगा, वह व्यक्ति वो अपने अकाउंट में डालेगा उस चेक को, और तब आपके अकाउंट से वो क्लियर होगा। ऐसा नहीं है वाहक चेक में होता है कि डायरेक्ट चेक लेके गया और उसको बैंक पैसा दे दिया। लेकिन आप अगर उसको चेक काटे और वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये चेक इस तरह से है और यहाँ साइड में आपने क्या किया कि इस तरह से 2 लाइन खींच दिए, तो जैसे ही आप लाइन खींच दिए वैसे ही ये रेखांकित चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया। अब वो चाहेगा कि हम जाए और इस चेक को लेके बैंक से सीधे पैसा ले ले, तो वो नहीं ले सकता। ये पैसा उसके अकाउंट में ही बैंक जो है से ट्रांसफ़र करेगा। तो ये रेखांकित चेक तीसरा प्रकार है। और एक होता है उत्तर दिनांकित चेक। एक होता है उत्तर दिनांकित चेक। ये चौथे प्रकार का चेक है। इसको हम बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को आप पर दबाव बनाया कि हमारा जो पैसा है वापस कर दीजिए, तो आपने कहा कि हम इतने तारीख को कर देंगे, तो वो कहा कि नहीं हमको विश्वास नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपको जो उसको समय दे रहे हैं आगे का, उस टाइम का यानी उत्तर दिनांकित आगे का डेट डाल करके 2 महीना 90 दिन तक का आप उस पर डेट डाल सकते हैं। तो आप आगे का डेट डाल करके अगर आप उसको चेक देते हैं तो वैसे चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। उस डेट के पहले वो व्यक्ति उस चेक से पैसा आपको नहीं निकाल पाएगा। और उसके बाद होता है नेक्स्ट स्वयं चेक, सेल्फ चेक, स्वयं चेक। स्वयं चेक ये 5वां चेक का प्रकार है। इसको बोला जाता है सेल्फ चेक। तो अभी कुछ प्राइवेट बैंक वगैरह है, जैसे आप HDFC बैंक वगैरह में जाते हैं और आप चाहेंगे कि हम काउंटर पर फॉर्म भर के दें और हमें पैसा निकल जाए, तो अभी नहीं निकलेगा। आपको बैंक जो है वो HDFC वगैरह चेक मुहैया कराती है और उस चेक को भर के उसको दीजिएगा, तब आपको वो पैसा देगा जितना अमाउंट आप चेक में दीजिएगा।
तो इसको हम सेल्फ चेक कहते हैं, और अंतिम है बासी चेक। और लास्ट जो है ये चेक का जो प्रकार है इसको बोला जाता है बासी चेक, और बासी चेक को हम स्टेल चेक भी बोलते हैं। स्टेल चेक इसको कहा जाता है, स्टेल चेक। ये ऐसा चेक होता है कि आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति को चेक काट करके दिया और 90 दिनों के अंदर वो चेक से अगर पैसा नहीं निकाल पाया तो वो चेक आपका बासी चेक हो गया, वो स्टेल चेक हो गया, वो चेक किसी काम का नहीं रह गया। और उसके बाद आज का जो अंतिम हमारा देख रहे हैं 10 नंबर, यहीं पर हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। हमें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो आज के समय में ये दुनिया के सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, इस अनएम्प्लॉयमेंट पर हमें एक संक्षिप्त चेक नोट लिखना है। तो पोषण, वस्त्र, बाल विकास, सामुदायिक विज्ञान, यानी पोषण, वस्त्र, बाल विकास, सामुदायिक, हम कह सकते हैं कि सामुदायिक विज्ञान, यानी कहने का अर्थ हुआ यदि आपको योग्य होते हुए भी, बेरोजगारी का अर्थ क्या हुआ कि यदि योग्य होते हुए भी आपको योग्यता के हिसाब से यदि रोजगार नहीं मिल पाता तो इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि योग्यता धारण करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिले तो यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट इसी को कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंटर पास करेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा खासा आप योग्यता धारण करेंगे, और उसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति को उसकी जो योग्यता धारण किया है उसके अनुसार अगर उसको रोजगार नहीं मिले तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था सेक्शन बी का, जिसमें हमें 1 से 20 प्रश्न का हमें उत्तर देना था, उसमें हमने 1 से 10 तक का आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको आपका पूरी तरह से हल कर दिया, और हमने प्रयास किया कि हर बात आपको समझ में आ जाए, और शायद आप रिपीट करके 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो आप शुद्ध अगर आप आंसर वहाँ नहीं लिखेंगे, आपके अगर जो क्या कहा जाता है डिक्टेशन में अगर आपको गड़बड़ी होगी तो फिर वहाँ मार्क्स कट जाएगा, तो फिर ये परेशानी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा इसको प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो चलिए, इस तरह से आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और पुनः आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए, और ताकि हम आपके लिए बहुत लंबे समय तक आपके लिए हम